हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम जो चर्चा कर रहे थे कि उच्च और नीच के ग्रह में, तो हमने सारे ही ग्रह ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं। राहु और केतु को मैं कहीं पे भी उच्च और नीच नहीं मानता। ये लोगों के अपने कंफ्यूजन्स हैं, तो लेट इट बी, हम उनको कुछ नहीं बदल रहे। हम उन तथ्यों को खोज रहे हैं जो हमें हमारे काम आएंगे। आज आखिरी जो ग्रह बचा था वो था बुध। बुध को मैंने इसलिए सबसे आखिरी में लिया था क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपको बात समझाऊंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी। बुध एक ही राशि में उच्च भी होता है, एक ही राशि में मूल त्रिकोण भी होता है। ठीक है, इसीलिए ये थोड़ा सा आपको क्लास लंबी चले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ये समझना कि अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप अपने बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल कर पाएंगे। क्योंकि बुध है तो बुद्धि है, बुध है तो आपका नर्वस सिस्टम काम करता है। इसीलिए बुध बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है कभी भी एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा के बाद। क्यों? क्योंकि मन के बाद अगर कोई दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है तो वो है आपका नर्वस सिस्टम, आपकी बुद्धि। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते। बुध जो है वो नेचुरली, नेचुरली से मेरा मतलब है काल पुरुष की कुंडली। काल पुरुष की कुंडली में बुध जो है वो छठे घर का स्वामी है और तीसरे घर का स्वामी है, यानी कि ये पराक्रम का स्वामी है और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं सेवा, रोग, चोट इनका भी स्वामी है। दूसरी चीज मैंने आपको बहुत पहले ही समझाया था कि अगर बुध को समझना हो तो किनको लिया जाए? छोटे बच्चों को लीजिएगा। ठीक है, तो बुध हमारे लिए क्या है? बुध होते हैं हमारे लिए छोटे बच्चे। छोटे बच्चे लेने का इसमें क्या तात्पर्य है कि बुध को हम छोटा बच्चे के तौर पे ट्रीट करते हैं? क्योंकि एक तो ये सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट्स में आफ्टर मून चंद्रमा के बाद आते हैं। ठीक है, चंद्रमा के बाद आते, एक कारण तो ये है। और दूसरी बात है कि इनको राजकुमार की संज्ञा दी गई, इसीलिए इसको एस्ट्रोलॉजी में भी हम कहीं ना कहीं सूर्य को राजा, चंद्रमा को रानी और बुध को राजकुमार मानते हैं। और रिप्रेजेंटेशन में जब हम देखते हैं तो इसकी एक साइन जो है वो कन्या राशि होती है, वर्गो साइन। तो इसको कनेक्ट किया जाता है हमेशा बच्चों के साथ। अब बुध अगर बच्चा है, अगर बुध बच्चा है तो अब हमें बच्चे के नेचर को समझना होगा, क्योंकि जब तक आपने बच्चे के नेचर को नहीं समझा, आपने जिंदगी को नहीं समझा, तब तक आपने कुंडली को नहीं समझा। ठीक है ना? तो बुध अगर बच्चा है तो बच्चे के पास दो नेचुरल क्वालिटीज क्या होती हैं? एक तो होता है कि उसके मन में जो आए वो बोल सकता है, इस बात की उसको आजादी होती है। ठीक है, कोई भी छोटा बच्चा उसके मन में जो भी आए वो बोल सकता है, उसके ऊपर कोई भी लगाम नहीं होती। दूसरी चीज, वो गिरता है, चोट लगती है, फिर उठता है, चलता है, गिरता है, फिर उठता है, चलता है, उसको किसी बात का डर नहीं रहता। ये हम लोगों को लगता है कि भाई कुछ हो ना जाए, बिस्तर से इतना गिर जाए या चलते चलते ना गिर जाए, लेकिन बच्चा जो है उसका जो खुद की माइंड है वो इन बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देता। वो गिर जाता है, थोड़ा सा रो लेता है, आपने बोला चींटी मर गई, वो इसी में खुश हो जाता है और फिर चलने लगता है। तो बुध का क्या नेचर है? बुध अपने ओर से, बुध अपनी ओर से बिल्कुल एक फ्री विल का प्लेनेट है। फ्री विल, वो कुछ नहीं सोचेगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि एक छोटा सा बच्चा वो कुछ नहीं सोचता, वो कुछ ज्यादा नहीं समझता, उसको जो मन में आएगा वो उस हिसाब से कम्युनिकेट कर देगा, बोल देगा। ठीक है, इसी हिसाब से वो किसी भी तरह से किसी की सेवा करनी है, कुछ भी करना है, क्योंकि उसको तो एक नेचुरल उसकी भावना है, वो कर देता है, वो उसके पहले कुछ सोचता या समझता नहीं है। इसीलिए बुध अपने आप में सबसे क्रूशियल प्लैनेट में से एक है। बुध को हमेशा किसी ना किसी ग्रह का साथ चाहिए। आप किसी बच्चे को अकेले रोड पे नहीं जाने देते कि भाई कहीं ऐसा ना हो वो कुछ भी सोच साचते चल दे और टकरा जाए। इसीलिए बुध को माना जाता है कि कुंडली में किसी ना किसी ग्रह का साथ होना जरूरी है, अन्यथा फिर बुध गड़बड़ी कर सकता है। खाली बैठी हुई बुद्धि कुछ भी कर सकती है। इसीलिए बुध के साथ एक फैक्टर ध्यान रखना होता है
कि ये बच्चों जैसा प्लेनेट है, ये इधर भी जा सकता है, ये उधर भी जा सकता, ठीक है। अब दूसरी चीज कि बुध अपनी ही राशि में गया और 15 डिग्री पे जाके वो हस्त नक्षत्र में उच्च का हो गया। तो पहली चीज तो देखो, बच्चा जो है वो हमेशा अपने ही माहौल में खुश रहता है, उसको इधर उधर के माहौल से कोई लेना देना नहीं, वो अपनी ही दुनिया में खुश है। इसलिए सबसे पहली चीज कि बुध जो है वो अपनी ही राशि में वो खुश रहता है। वो भी कहां पे, जब राशि का बिल्कुल मिड पॉइंट आ जाए, यानी कि वो एक ऐसी जगह बैठा हुआ बच्चा है जो कि अगर ये हम एक पूरा घर मान लें तो ये घर के मध्य पे बैठा हुआ है वो 15 डिग्री। अगर प्रॉपरली घर को देखें 30 डिग्री का एक घर होता है, तो इस 30 डिग्री के घर के अंदर वो एग्जैक्टली 15 डिग्री पे बैठा है। अब यहाँ पे बैठा हुआ बच्चा इधर भी जा सकता और इधर भी जा सकता, यानी वो आइसक्रीम दिखे तो आइसक्रीम में, चॉकलेट दिखे तो चॉकलेट में, इसलिए बीच में है, मध्यम दूरी पर है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं जिंदगी से ले रहा हूं, लेकिन आप इसको समझना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं कह रहा हूं बीच में बैठा हुआ बच्चा कभी आइसक्रीम लगे तो आइसक्रीम में जा सकता और कभी चॉकलेट लगे तो चॉकलेट में जा सकता। इसको अगर थोड़ी गहराई से समझा जाए तो अगर आपकी बुद्धि मध्य में है तो वो राइट और रॉन्ग दोनों की तरफ नॉर्मली काम कर सकती है। अगर आपकी बुद्धि मध्य में है तो वो राइट और रॉन्ग दोनों को डिफरेंशिएट करके अपना एक काम कर सकती है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे ये बच्चा है, या एक तरफ इसको आइसक्रीम दिख जाए, एक तरफ इसको चॉकलेट दिख जाए, क्योंकि ये मध्य में है दोनों से, तो दोनों में कहीं भी जा सकता है। इसी तरह आपकी बुद्धि भी मध्य में हो, आप सही को सही और गलत को गलत समझ सकने का फैसला रखते हो, तो आपकी बुद्धि सही काम करेगी। तब वो बच्चा बीच में है, मतलब वो उच्च है, वो खुश है, वो सही काम कर सकता है। अगर कहीं पे भी एक साइड शिफ्ट हो गया तो यहां पे वो क्या हो गया, बायस्ड हो गया, वो किसी एक चीज की तरफ झुकाव ले गया। बुध के साथ यही चीज देखनी होती। बुध जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा वो उसकी तरफ अपना झुकाव ले सकता है, ये समझिएगा, क्योंकि कोई भी ग्रह अगर उसके साथ आ गया तो उसका जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो उसको अट्रैक्ट कर जाएगा। बुध के साथ ये फैक्टर हमेशा अपने को देखना होता है। एक चीज, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि बुध जो है वो 15 डिग्री पे जाके उच्च हो रहा है, तो और मैंने कहा कि वो अपने घर में, अपने माहौल में हर बच्चा खुश होता है, और वहीं पर उसको नक्षत्र किसका मिलता है, वो मिलता है चंद्रमा का, चंद्रदेव का नक्षत्र आ जाता है वहां पर। तो चंद्रमा क्या दर्शा रहा है, चंद्रमा दर्शा रहा है कहीं ना कहीं उसकी कामना, वो कहीं ना कहीं दर्शा रहा है उसकी चाहत, वो कहीं ना कहीं दर्शा रहा है उसका अपना खुद का मन मर्जी, अपनी खुद की मन मर्जी। इसीलिए अगर आपने बच्चे को कहीं पे बिठा दिया और वो उस एनवायरनमेंट से फ्रेंडली है या अपने घर में बैठा हुआ है, तो वो क्या हो गया, खुश है, तो फिर वो अपनी जो चाहे वो कर दे, फ्री है वो टोटल। तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब ये बुद्धि ऐसे फ्री हो गई तो क्या अच्छा है। मालूम चला कि थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन माइंड में आया कि भैया इन्होंने उठा के डिस्ट्रक्टिव काम कर दिया, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन आया तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव काम कर दिया। बुद्ध का उच्च का होना इस बच्चे को समझना है अपने को, क्योंकि बुद्धि से बोलूंगा तो लोग बुरा मान जाएंगे, हकीकत में इसको बच्चा बता के समझाऊंगा तो शायद समझ जाएंगे। इंसान की बुद्धि उस बच्चे की तरह होती है जो आइसक्रीम को देखे तो आइसक्रीम की तरफ, और कहीं चॉकलेट को देखे तो चॉकलेट की तरफ जा सकता है। अब बुद्ध अकेला बैठेगा तो खाली बुद्धि कुछ भी सोच सकती है, ठीक है, वहां भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो अपने ही घर में बैठा हुआ है, उच्च का बैठा है, अपनी सारी कामनाएं पूरी कर सकता है। ऐसे में वो बुद्धि आप सही ये नहीं बता सकते कि वो सही काम करेगी या गलत काम में अपनी बुद्धि लगा देगा, क्योंकि हम तो कहेंगे कि बुद्धिमान है, लेकिन बुद्धिमान में जो वो बुद्धि है वो कुछ भी हो सकती है। अब ये खुश होकर बैठा हुआ बच्चा चाहेगा तो खिलौना अपने पास रखेगा, चाहेगा तो फेंक के मार देगा किसी को, क्योंकि उसको नहीं कुछ पता, वो तो बीच में अपनी ओर से न्यूट्रल है, ठीक है। तो यही चीज हमारी बुद्धि के साथ है। बुद्धि के आसपास जो दूसरे ग्रह हैं, फिर उनका असर बुद्ध के ऊपर देखना बहुत जरूरी होगा कि वो कैसे रिएक्ट करेगा। बुद्ध अपने आप में अगर न्यूट्रल है तो वो बिल्कुल ना इस साइड है ना उस साइड है, वो किसी काम का नहीं होता,
वो जिसके फेवर में मुड़ता है वो उसके साथ जुड़ के काम कर जाता है। इसलिए ये वाली दो चीजें आपको पहले समझा रहा हूं कि बुध उच्च का हो जाए तो पहले समझ जाना कि ऐसे में उन लोगों की जो बुद्धि है उस पे आपको काफी कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा इंसान थोड़ा सा भी अप या डाउन में आ गया तो ऐसे लोग अपनी जो नर्वस सिस्टम है ना वो एकदम से फ्लक्चुएट करते हैं कि हाई हुआ तो हाई हुआ और लो हुआ तो लो हुआ। इसीलिए बुध का उच्च का होना 15 डिग्री पे अपने ही भाव के बिल्कुल मध्य पे आके उच्च होता है। ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि बुध को कोई दूसरे ग्रह का साथ है कि नहीं ये देखना। क्योंकि देख लीजिए बुध उच्च का होगा भी तो कहां, रोग भाव में, रिपु भाव में, चोट एक्सीडेंट के भाव में। इसीलिए बुध का उच्च का होना अच्छा है तब जब वो किसी दूसरे ग्रह का साथ दे जाए, अन्यथा फिर वो इंसान की बुद्धि कहीं भी जा सकती है, बहुत संभलना पड़ता है। तो ये पहली चीज कि हर ग्रह को उच्च का देख के खुश नहीं हुआ जाता। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग जो हैं एक गलती और करते हैं, वो ये मानते हैं कि बस 6 नंबर की राशि में बुध है तो वो सिर्फ उच्च का ही है, तो वो सिर्फ उच्च का ही है। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए, बुध जो है वो 15 डिग्री 1 सेकंड आगे भी अगर बढ़ गया और 20 डिग्री तक रहा, 20 डिग्री तक रहा तो वो बुध मूल त्रिकोण कहलाएगा। मूल त्रिकोण का अर्थ क्या होता है ये भी यहीं पे आपको समझा देता हूं, आगे वाली वीडियोस में मुझे मदद मिलेगी। मूल त्रिकोण का अर्थ है, अगर हम ये एक त्रिकोण बनाते हैं तो ये एक मूल त्रिकोण है और इसका जो है बिल्कुल ये मध्य पॉइंट है। मूल त्रिकोण का मध्य एक तरीके से हम ये कह लें कि 1, 5 और 9, 1, 5 और 9 ये तीनों का जो मिड पॉइंट होगा वो एक तरह का हमारे लिए वो प्लेनेट मूल त्रिकोण जैसा काम करेगा। मूल त्रिकोण से एक्चुअल अर्थ क्या होता है ये समझना जरूरी है। देखिए मूल त्रिकोण में और बुध के उच्च होने में अंतर देखना होगा तो कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे ये जो 20 डिग्री का ये पीरियड है, ये पीरियड भी चंद्रमा का ही है, ये पीरियड भी चंद्रमा का ही है, और यहां जिसमें ये उच्च का था वो पीरियड भी चंद्रमा का ही था। दोनों में अंतर क्या है ये बहुत बड़ी बारीकी है, इस पे बहुत ही कम लोगों ने शायद बात की होगी, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं कि इस चीज को समझ लेना कि मूल त्रिकोण में आने के बाद ये जो बुध है ये स्थिर हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ये बात कैसे कह रहे हैं इसको समझ लीजिए। ये जो राशि है ना 6 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर, ये जो 4 राशियां होती हैं ये होती है द्विस्वभाव। द्विस्वभाव, जब भी ऐसी राशियां कहीं लगन पे दिखती हैं, किसी के चंद्रमा पे दिखती है ना, तो हम पहले उनसे कहते हैं कि ये इंसान बोलेगा कुछ कर कुछ जाएगा। यहाँ पे हमें बहुत संभलना पड़ता है। द्विस्वभाव राशियां कहलाती हैं ये। तो 6 नंबर की राशि भी क्या है, एक द्विस्वभाव राशि है। द्विस्वभाव राशि के अंदर एक कंसेप्ट लगाना पड़ता है, वो ये होता है कि द्विस्वभाव मतलब 2 स्वभाव हैं। तो वो जो राशि है जो टोटल होगी हमारे लिए 30 डिग्री की, यहां से अगर शुरू करें 0, यहां पे करें 30 तो 15 ये मिड है। ठीक है, 0 से लेके 15 तक जो है हम यहां मानते हैं कि यहाँ पे चीज कुछ भी चली जाएगी। कुछ भी चली जाएगी से मतलब स्टेबल नहीं होगी। 0 से लेके 15 तक कोई भी चीज स्टेबल नहीं होगी, वो ट्रांजिट में रहेगी। और 15 से लेके 30 के बीच में कोई प्लेनेट आएगा तब वो क्या हो जाएगा, स्टेबल होगा, तब वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि इस राशि के अंदर चंद्रमा के नक्षत्र में बुध उच्च तो हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसको कामनाएं जो है वो और वो खुद का अपना बचपना दोनों चीजों को मिला लेता है। लेकिन जब वो 15 डिग्री से 1 सेकंड भी आगे बढ़ जाता है और 20 डिग्री तक रहता है, तब तक उसके अंदर मनोकामना तो है, उसके अंदर अपनी बचपना तो है, लेकिन वो बच्चा थोड़ा सा धीर और गंभीर है। ऐसे में वो बच्चा धीर और गंभीर है। तो मूल त्रिकोण का उसका फायदा क्या होता है, मूल त्रिकोण में उसको फायदा ये होता है कि जहां जहां पे भी बुध के नक्षत्र आते हैं, जहां जहां पे भी बुध के नक्षत्र आते हैं, वो सभी राशियों से अपने आप को क्या कर लेता है, मिड पे ले आता है। सभी जगहों से उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। क्योंकि अगर इस पूरे शेप को समझा जाए तो ये एक्चुअल में एक प्रिज्म शेप है, ये एक प्रिज्म का शेप है। यहाँ पे अगर मिड पे बुध बैठ जाए तो ये 3 एरियाज को कवर कर लेगा। अब बुध के नक्षत्र किन किन राशियों में आते हैं ये देख लीजिएगा।
बुध के नक्षत्र आपको देखने को मिलते हैं, एक 4 नंबर में अश्लेषा, 8 नंबर में ज्येष्ठा और 12 नंबर में रेवती। ठीक है, तो जब किसी का भी बुध, जिस किसी का भी बुध स्टेबल होता है, जिस किसी का भी बुध स्टेबल होता है, मूल त्रिकोण में होता है, इसका मतलब है कि उसका मेंटल हैप्पीनेस बहुत अच्छा होगा, क्योंकि चौथा घर है, चौथे घर के अंदर उसका मिड पॉइंट आना कहीं ना कहीं वो आत्मा बन सकता है। इसीलिए मैंने कहा था चंद्रमा अगर मन है तो बुद्ध भी बुद्धि है, मन के साथ बुद्धि दोनों स्टेबल होनी चाहिए। तो चौथे घर को बल मिलता है जब चंद्रमा को मूल त्रिकोण हासिल होता है। फिर आठवां घर ही खोज है, वो बुद्धि जो खोज सकती है वो आठवां घर है, वो किसमें आता है, बुद्धि के पास आता है, तो वो बुद्ध की कर सकता है। इसके साथ साथ बुध को 12वां घर मिलता है। 12वां घर भले आप कहो कि नेगेटिव हो या खर्चे का हो या किसी चीज का हो, लेकिन खर्चे को करने के लिए भी तो बुद्धि लगती है, उसके लिए भी वो बुद्ध ही काम करता है। इसीलिए जब ग्रह मूल त्रिकोण होता है तो वो आपके मन को भी, आपकी बुद्धि को भी, आपके रिसर्च करने की कैपेसिटी को भी और आपके खर्च करने की कैपेसिटी को भी काफी कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि बच्चा जो है अब वो कैसे नेचर में आ चुका होता है, वो एक ऐसे नेचर में है जहां उसके पास बचपना भी है, कामना मनोकामना इच्छा भी है, लेकिन उसके पास एक समझ भी है। क्यों? क्योंकि राशि का 15 डिग्री के बाद, द्विस्वभाव राशि 15 डिग्री के बाद स्टेबल होती है, 15 डिग्री के पहले है वो अनस्टेबल होती है। अगर ग्रह 15 डिग्री के पहले है तो वो ग्रह अनस्टेबल माना जाता है, वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये 4 राशियों के लोग ध्यान रखिएगा, 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर, तो यह है मूल त्रिकोण। अब सर इसके आगे जाके क्यों नहीं होता 20 डिग्री के आगे? अगर 20 डिग्री के आगे चले जाएंगे तो जो नक्षत्र है वो चला जाएगा मंगल के पास। अब मंगल जोश का प्लेनेट है और वो छोटा सा बच्चा वो जोश में आ गया तब तो किसी काम का ही नहीं, और खराब कर देगा। इसीलिए बुध अगर उच्च की राशि में है लेकिन 20 डिग्री को क्रॉस कर गया तो टेररिस्ट माइंड भी हो सकता है, गलत तरीकों के में अपना दिमाग लगा सकता है, वो सारी चीजें कर सकता है। पीछे आ गया 15 से 20, ये 5 ही डिग्री का फैक्टर है इसके अंदर है, तो वो बहुत स्टेबल है और हर काम को ठंडे दिमाग से सोच के समझ के कर सकता है। 15 पर खड़ा हो गया तो भी वो मनोकामना और इच्छाओं में है। 15 पर है या 15 से थोड़ा पहले है तो हमें हर कंडीशन में बुध के साथ किसी ना किसी ग्रह की जरूरत पड़ेगी जो उसको सपोर्ट करे। ये एक बात। एक और बात आपको बता देता हूं, कुछ दोस्तों को मैंने ये बात बोली हुई थी, सबको बोल दे रहा हूं कि एक चीज नोट होती है, सूर्य और बुध ये और शुक्र ये साथ ही चलने वाले ग्रह माने जाते हैं। इसमें 2 कंडीशन या 3 कंडीशन हो सकती है। एक होती है कि बुध जो है वो राशि में एक सूर्य से एक घर पहले आ जाए, एक होता है कि बुध सूर्य के साथ आएगा या बुध सूर्य से एक राशि आगे आएगा। जिन भी लोगों का बुध सूर्य से एक राशि आगे या डिग्री में ही सही सूर्य से आगे है, वो लोग फास्ट कैलकुलेशन करते हैं। ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि गो फॉर अ बैंकिंग सर्विस। क्यों? क्योंकि बैंकिंग में जो एग्जाम है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें कि आप फटाफट कैलकुलेशंस करने का काम करते हो, ये आपकी बुद्धि कराती है। ये बुद्धि तब कराती है जब सूर्य इसके पीछे हो और बुध उसके आगे, यानी कि आपकी बुद्धि के अंदर पूरी ऊर्जा आ रही है और आप उस ऊर्जा को बहुत तेजी से इस्तेमाल कर जाते हो। ये कॉम्बिनेशन वेरी गुड हो जाता है फास्ट कैलकुलेशंस के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। लेकिन अगर सूर्य से बुध पीछे बैठा हो, सूर्य की राशि है, सूर्य जिस भी राशि में बैठा है उससे बुध एक राशि पीछे बैठा हो, या डिग्री में आपको दिखे कि सूर्य जहां बैठा है उससे बुध की डिग्री कम है, ऐसी परिस्थिति में निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसे वाले लोग वो हैं जो दुनिया में बहुत ही डीप रिसर्च कर सकते हैं। डेटा के जितने काम कराने हो, जितना स्टैटिस्टिक्स लगवाना हो, इनके साथ लगवा दीजिए। ये जल्दबाजी नहीं करेगा, ये धीरे धीरे काम करेगा, क्योंकि इसे पता है कि मैंने जल्दबाजी की तो गलती होगी। ये लोग धीरे धीरे काम करते हैं और ये स्टैटिस्टिक्स के साथ बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन फास्ट कैलकुलेशन करानी हो तो ये वाला कॉम्बिनेशन लगता होता है। मुझे उम्मीद है ये वाली बात तो आपकी समझ में आई। अब हम चलते हैं नीच के बुध के ऊपर। नीच का बुध हो तो क्या अच्छा और क्या बुरा, चलिए देखिए। नीच के बुध को समझना है तो अब आएंगे मीन राशि। मीन राशि का स्वामी कौन होते हैं? मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरुदेव। अब यहां पर आ गए अपन गुरुदेव के पास। गुरुदेव क्या? गुरुदेव ज्ञान। ठीक, मैंने क्या बताया था पिछले बार कि 12 नंबर की राशि जो है वो गुरु की नेगेटिव राशि है, क्योंकि गुरु का पहला जो राशि है वो है
9 नंबर, ठीक है, ये उनकी मूल त्रिकोण राशि कहलाती है। तो 9 नंबर जो है मूल त्रिकोण राशि, यहां पे अगर हम देखें, यहां से ये क्या है, चौथा, यानी कि ज्ञान का सुख है, ज्ञान का सुख है, ज्ञान का सुख है, ज्ञान नहीं है, ध्यान से समझना, ज्ञान नहीं है, ज्ञान का सुख है। अब बुध बैठ गया जो कि एक बच्चा है, उसने ज्ञान तो लिया नहीं और उसके सुख में बैठ गया। ज्ञान नहीं है बच्चे को, बस सुख में बैठ गया है वो, ज्ञान नहीं है, ज्ञान के सुख में बैठ गया है। यानी कि बहुत ही भजन कीर्तन हो रहा है लेकिन वो बच्चा तो बच्चा ही है, वो अपने सुख में बैठ गया है, उसे पता नहीं चल रहा कि आप भजन कीर्तन में क्या कर रहे हो, वो तो अपना ही अंगूठा चूस रहा है, अपना ही लगा है, मगन है, मस्त है। इसलिए ज्ञान की राशि तो है लेकिन राशि जो है वो ज्ञान के सुख की है, एग्जैक्ट ज्ञान की राशि नहीं है। वहां पे पहले तो बुध अपने आप को अवॉइड करता है। अब इसको रियल लाइफ में देखें, बहुत सारे बच्चे होते हैं स्कूल नहीं जाएंगे, सुबह उठना है स्कूल नहीं जाएंगे, है ना, तो ज्ञान की तरफ बच्चा जल्दी नहीं जाता। एक तो वो वहीं जाता ही नहीं कि वो उदास हो गया, कहाँ भेज दिया सुबह सुबह स्कूल में, मास्टर जी ये और वो, है ना, तो पहले ही वो उदास। इसीलिए पहली कंडीशन तो ये कि बुध जब 12 नंबर गुरु की राशि में आता है तो वो अपने आप को थोड़ा सा, उस माहौल को वो अपने लिए उचित नहीं समझता, पहली चीज। दूसरी बात ये कि वो उचित तो उचित, वो गया किसके नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में। अब शनि क्या था, शनि मैंने आपको इतने देर से समझाया हुआ है, सारे वीडियो में समझा दिया है कि ये क्या है, ये है परिश्रम, मेहनत, कड़ी मेहनत, जिंदगी की सारी हकीकत ये है। क्योंकि किसी भी ग्रह को काम कराना है, इंसान को फल तभी मिलेगा जब वो कर्म करेगा, और कर्म तभी करेगा जब शनि साथ देगा, वरना पैरालिटिक अटैक डाल देगा, ना आप कर्म के लायक हो, ना आपकी किस्मत में कुछ हो सकता। इसलिए ध्यान रखिए, किसी भी कुंडली का सबसे प्रोमिनेंट ग्रह अगर कोई माना जाए तो वो शनि होता है, क्योंकि अगर शनि ही ने सपोर्ट नहीं किया तो कर्म नहीं होगा, और कर्म नहीं होगा तो चीज कहां से आएगी। हेलीकॉप्टर से पैसे गिरने के लिए भी हेलीकॉप्टर उड़ने में तो कर्म लगता है, वो कर्म भी शनि देता है, उसमें जो फ्यूल डलता है वो पेट्रोल को भी ये शनि ही रूल करता है। इसीलिए अब शनि ठहरा श्रम का मालिक, अब ये तो बिना श्रम के काम नहीं कराएगा, और ऊपर से गुरु है ज्ञान। एक तो बच्चा ज्ञान वाले क्लास में बैठा और टीचर और डंडा मार मार के बोल रहा है कि कर काम करो, वो और परेशान। तो बुध जब नीच का होता है उस कंडीशन में हम ये मानते हैं कि बुध हमारी बुद्धि है, बुद्धि जो है इस माहौल और इस चीज को नहीं करना चाहती, एब्जॉर्ब नहीं करना चाहती। तो फिर क्या बुध का नीच का होना खराब है? क्या बुध अगर नीच है तो खराब है? नहीं, ऐसा नहीं है। रियलिटी में आप इस बात को समझ रहे हो कि बुध जो है वो एक बच्चा है, उसको कुछ समझ नहीं है। वो अगर ज्ञान की राशि में भी चला गया तो वो उसकी गलती नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वो समझ नहीं है, उसे ज्ञान नहीं मिला है, उसे ज्ञान का सुख में बिठा दिया है आपने, और श्रम आप उससे करा रहे हो, ज्ञान का सुख नहीं है, उसको फॉर्मूले बताए नहीं और बोल रहे हैं कि बताओ कि आंसर निकाल के दे दो। तो वो गलती किसकी है? बुध की गलती नहीं है। बुध अगर नीच का है, बुध अगर नीच का है तो पहले उस माहौल को ठीक कीजिए। वहां पे ज्ञान जो दिख रहा है वो ज्ञान का सुख है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान ये है, 9 नंबर है ना। तो सबसे पहले गुरु उस बंदे से बोलो, उस बच्चे से बोलो कि ज्यादा से ज्यादा टाइम नॉलेज के ऊपर लगा दे, ज्यादा से ज्यादा टाइम लगा दे। जितना ज्यादा टाइम वो नॉलेज के ऊपर लगाएगा उतना ही डेप्थ में उसको धीरे धीरे करके चीजें समझ में आएंगी। ऐसे बच्चे जिनका बुध नीच का होता है, इनको जो विस्डम तो ठीक है लेकिन इनके एनालिटिकल कैपेसिटी जो होती है वो कम होती है, तो वो धीरे धीरे ज्ञान से आती है, और बार बार श्रम करेंगे, बार बार मेहनत करेंगे तो फिर ये निकाल के ले जाएंगे। शनि क्योंकि श्रम का प्लेनेट है और गुरु ज्ञान का प्लेनेट है, ये दोनों का सपोर्ट अगर बच्चे को मिल जाए तो फिर तो बच्चा क्या कुछ नहीं बन जाएगा। एक टीचर मिल जाए उसको प्रॉपर, और उसको मेहनत करने के लिए एक सपोर्ट मिल जाए तो फिर वो बच्चा क्या नहीं कर जाएगा। तो बुध नीच का बुरा नहीं है, वो बुरा नहीं है, लेकिन क्या है कि उसको जो चीज है ना वो बहुत जल्दी समझ में नहीं आती। और हम लोग कई बार ऐसे बच्चों को बोल देते हैं कि कैसे बच्चे हैं, समझते ही नहीं है, एक बार में समझा दिया। तो वो उस बच्चे की गलती नहीं है, उस बच्चे का जो ज्ञान है वो उस बच्चे का ज्ञान उस लेवल पे है नहीं जहां पे आप उसको समझा रहे। ये गलती अपनी है कि हम उसको ट्रीट कर रहे हैं अपने बराबर। जैसे कि मैं
आज आपके सामने इतनी बातें कह रहा हूं, मैं ये जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग बेसिक्स से बिल्कुल ही बेखबर हैं और मैं ऊपर से ये सारी बातें बता रहा हूं। इसका ये अर्थ नहीं है कि आप में ज्ञान नहीं है। हाँ, आपने अभी इन चीजों को नहीं पढ़ा इसलिए आप इसको अभी नहीं समझ रहे ना। तो जैसे नीच के बुद्ध का कोई बच्चा होता है, उसको बार बार मेहनत करने के बाद या वो बार बार कोई ज्ञान को पकड़ ले, उस पर श्रम कर ले तो उसे कर सकता है। तो जैसे आज हमारी परिस्थिति है, ऐसे ही उन बच्चों की परिस्थितियां होती हैं जिनका बुद्ध नीच का होता है। उनमें ज्ञान को भरने की जरूरत पड़ेगी, गुरु को भरने की जरूरत पड़ेगी। जब ज्ञान भरेंगे और उनके साथ लग के श्रम करेंगे तो वही बच्चे जिन्हें दुनिया मंद बुद्धि बोलती है शुरुआत में, वही बच्चे आखिरी में बेहतरीन साइंटिस्ट बन के आते हैं। क्योंकि फास्ट कैलकुलेशन वाले बच्चे शेयर मार्केट्स में और इधर उधर निकल जाते हैं, लेकिन वो बच्चा जिसकी धीमी बुद्धि चलती है वो एक दिन रिसर्च करते करते दुनिया को कुछ देकर जाता है। इसीलिए बुद्ध नीच का है तो ज्ञान को ज्यादा बढ़ाइए, श्रम तो आप करेंगे ही करेंगे। क्योंकि देखिए 15 डिग्री है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। मैंने आपको पूरी मैथमेटिक्स इसी बात पे समझाते हुए चला था कि 30 डिग्री है एनवायरमेंट और 15 डिग्री की बात आ रही है तो क्या है, ये आधे का फैक्टर है 1। अगर देखेंगे तो दोनों में अंतर कितना है, 30 और 15, ये 2 और ये 1। ज्ञान ज्यादा हो और थोड़ा सा श्रम हो तो काम बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा था बच्चे के साथ, बच्चे में बचपना था और उसके अंदर मस्ती भी पूरी भरी पड़ी थी, चंचलता भी थी, तो यही फैक्टर वो काम कर रहा था। इसीलिए यहाँ पे दोनों चीजें बराबर हैं, लेकिन हमने समझना जरूरी है। ये समझना है कि अगर बुद्ध किसी का भी नीच का दिखता है तो ऐसा नहीं है कि उसको निराश हो जाना कि मेरी तो बुद्धि धीमी चलती है। अरे दुनिया के बहुत बेहतरीन साइंटिस्ट वहीं से निकल के आए जिनकी बुद्धि नीच की थी। एक बार और बता दूं कि बहुत रेयर केसेस हैं जहां पे बुद्ध अकेला है, अन्यथा बुद्ध जो है ना वो आपको सूर्य शुक्र इनमें से किसी के साथ मिल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो बेचारा बीच में कभी छूट जाता है, एक आध राशि आगे पीछे हो जाते हैं दोनों तब। इसलिए ये तीनों ग्रह एक ही साथ चलते हैं। बहुत रेयर केसेस आते हैं जिसमें कि बुध बिल्कुल अकेला और बिल्कुल नीच पड़ता हो। इसीलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं होती। 15 डिग्री पे यहाँ पे चेक किया जाता है और इसी तरीके से यहाँ पे देखा जाता है। अब आपको मुझे यकीन है कि समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोग जिसे बुध उच्च का समझते हैं वो यही जानते ही नहीं कि बुध जो है वो मूल त्रिकोण भी उसी राशि में 5 डिग्री पे होता है। जरूरी नहीं कि बुध उच्च का रहा हो सकता है उस इंसान का बुध मूल त्रिकोण का रहा हो, उसकी सोच बहुत स्टेबल रही हो, इसलिए उसने सक्सेस हासिल की हो। आंख बंद करके एक राशि में बैठे हुए ग्रह पे प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती, क्योंकि अंदर की बारीकी नहीं पता। तो क्या पता जिसके ऊपर आपने प्रिडिक्शन की उसमें कोई एक अच्छी कला थी, आपके एक शब्द ने उसको निराश करके वो कला का भी सत्यानाश कर दिया। इसलिए सभी से मेरा अनुरोध है कि जब कभी भी किसी भी प्लैनेट्स को जहां पे भी लगाना हो उसकी डेप्थ को समझ के ही कोई बात की जाए। बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं कि साहब ये आपने क्या बता दिया, ये तो एस्ट्रोलॉजी में लिखा भी नहीं। आप ही के सामने बता रहा हूं, बच्चा, बच्चे की मनोकामना, बच्चे का ज्ञान और बच्चे का श्रम। अगर जिंदगी से चीज आपको लगती है कि जिंदगी से बाहर की है, ऊपर की चीजें, तो फिर आप भाग्य के भरोसे हो। और भाग्य के बैठे जो है ना, भाग्य के भरोसे बैठा हुआ इंसान वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ कराने के लिए श्रम चाहिए। इसलिए जो लोग भाग्य के भरोसे हैं उनसे हाथ जोड़ के अनुरोध है वो श्रम पे आ जाएं, अन्यथा वो जिन लोगों को आज तक फॉलो करते करते अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं वहीं पे करते रहेंगे। जिंदगी गिफ्ट है, अगली बार मनुष्य में जन्म मिले ना मिले आपके ऊपर है। आप अपने कर्म को साध के उसको ठीक करना चाहो या बर्बाद, जिंदगी आपकी, फैसला आपका। धन्यवाद।